पिछला वीडियो में हम ये सारा कुछ पढ़ चुके थे एक बार, बट लाइट ही चली गई, पावर बैकअप फेल हो गया और सारी रिकॉर्डिंग चली गई वेस्ट। तो यहाँ 2014 से हमें फिर से करना था, तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। 2014 में COP20 हुआ था UNFCCC का, लीमा पेरू साउथ अमेरिका में। COP20 2014 में क्या बोला गया, बेसिकली बस जो इंटेंशनली नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हर देश को दिया गया था, मेरे ख्याल से कोपेनहेगन में ये कॉन्सेप्ट ले आया गया था INDCs का, उसको और जल्दी करने के लिए निर्देश दिए गए थे लीमा पेरू वाले COP20 में 2014 में। एक बार कंफर्म कर लो कि INDC का कंसेप्चुलाइजेशन कब आया था। सो इट वाज नॉट कोपेनहेगन 2009, इट वाज 2013 वार्सा पोलैंड। ठीक है, वार्सा पोलैंड 2013 में आया था ये INDCs अलॉन्ग विद REDD+ एडॉप्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर 2015 में बढ़ते हैं। 2015 में क्या हुआ कि सबसे पॉपुलर जो पेरिस एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। अब दैट वाज द COP21 और CMP11, पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हैं। इट actually entails a bottom-up approach of INDC's contribution to reduce the global temperature rise below 2 degrees Celsius and 1.5 degrees Celsius in any case. Paris Agreement also calls for net zero anthropogenic greenhouse gas emissions to be reached during the second half of 21st century. So net zero anthropogenic greenhouse gas emissions to be reached during the second half of 21st century. That was also a target for the Paris Agreement, जो बहुत लोग मिस कर देते हैं लिखना। नेट ज़ीरो anthropogenic greenhouse gas emissions to be achieved during the second half of 21st century. Then it entered into force in November 2016 by ratification from 55 countries, which were accountable for 55% of global greenhouse gas emissions. India's intentionally nationally determined contribution जो रखा गया था, हम सबको पता है 33% of 2005 levels to be achieved by the year 2030. The progress of nations was to be checked by enhanced transparency network in this regard. उसके बाद 2016 immediately next year COP22 हुआ था in Marrakesh, and a new roadmap for achieving Paris Agreement and new targets for some nations were envisaged, and hence अब जो कुछ nations के लिए जो नए targets रखे गए थे, उनकी वजह से फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया था मेरे ख्याल से। दैट वाज CMP। नो, CMP वाज नॉट डन हियर, इट वाज नॉट डन हियर, वाज इट? अभी तक हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टेरियल अग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टेरियल पार्टीज़ देख रहे थे। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट के बाद फिर ये मैराकेश में हुआ COP22, रोड मैप फॉर पेरिस एग्रीमेंट एंड न्यू टारगेट्स फॉर सम नेशंस, एंड हैंस अब CMP के बजाय CMA भी होने लगा। तो CMA फर्स्ट भी हुआ था। हाँ, तो यही तो है, मैराकेश में हो गया था। तो मैराकेश वाला जो COP22 हुआ था 2016 में, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है COP22 से, और CMP12 से, एंड CMA फर्स्ट से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो COP22 इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या फिर अडेप्टेशन ऑन अफ्रीकन एग्रीकल्चर, ये यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज adaptation on African agriculture is undertaken by FAO, Food and Agricultural Organization. अब 2016 में also under the umbrella of this Marrakesh COP22, India initiated its International Solar Alliance, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में रखा गया है। दैन 2017 में फिर बॉन जर्मनी में COP23 हुई। वहाँ पे बस एक पॉइंट याद रखना है, टालानोआ डायलॉग। टालानोआ जो शब्द है that is actually coming from the Fiji, जहाँ फिजी में बेसिकली डेमोक्रेटिक डायलॉग, इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक डायलॉग मतलब होता है टालानोआ का। दैन COP21 बहुत फेमस ग्लासगो में हुआ था। सॉरी, नॉट COP21, 2021 में COP26 हुई थी, जिसे हम CMP16 बोल सकते हैं या CMA थर्ड बोल सकते हैं, ग्लासगो में। और यहाँ नेट ज़ीरो एमिशंस टू बी रीच्ड बाय 2030, और इंडिया ने अपना कमिटमेंट दिया था इन द फॉर्म ऑफ पंचामृत। तो ये 5 पॉइंट्स याद रखने चाहिए। 500 गीगावाट जनरेशन ऑफ पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल एनर्जी बाय द ईयर 2030, देन 50% एनर्जी जनरेशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, देन रिडक्शन फ्रॉम प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 2030 बाय 1 बिलियन टन। तो या तो मतलब रिडक्शन फ्रॉम प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 2030 बाय 1 बिलियन टन। तो अभी
इसके पहले टारगेट क्या दिया गया था इंडिया को कि इंडिया रिड्यूस करेगा 33% बिलो 2005 लेवल्स टू बी अचीव्ड टिल 2030, राइट। बट अभी इंडिया ने बोला कि वो तो हम करेंगे ही, साथ में 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिशंस और कम कर देंगे। प्रतिशत में भी इंडिया ने बताया कि नॉट जस्ट 33% बिलो 2005 लेवल्स, बट वी विल गो अ स्टेप अहेड and we will achieve 45% below 2005 levels of carbon emissions, and we will achieve this by 2030, and finally net zero emissions by 2070। ये इंडिया के पांच कमिटमेंट्स थे जिसको पंचामृत के रूप में प्रस्तुत किया था ग्लासगो के कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में इंडिया ने, ठीक है। साथ में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG इनिशिएटिव भी इंडिया ने यहीं से स्टार्ट किया। यहाँ मोदी जी ने लाइफ का फुल फॉर्म एक बनाया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अ की टू कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। फिर क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव एक है जो UNFCCC के द्वारा चलाया जाता है, ये भी याद रख लो। इसके अलावा अब देखो, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट विच वी हैड स्टार्टेड परहैप्स कपल ऑफ लेक्चर्स अगो, कि इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द अर्थ समिट, राइट, जहाँ पे UNCED हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप में UNFCCC बनाया गया था 1994 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई थी वाया ब्रंटलैंड रिपोर्ट, और 3 अन्य बातें और रह गई थी जो अब यहाँ लिखी हुई दिख रही हैं। डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन एजेंडा 21, ठीक है, वेयर 21 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स 21st सेंचुरी। तो ये 3 पॉइंट्स और आउटकम के रूप में आए थे, ठीक है, अर्थ समिट में। नाउ गोइंग बैक टू द जो क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है। तो उसमें 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो अडॉप्ट हुआ था उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो इसमें 5 श्रेणियों में नेशंस को बांट दिया गया था। Annex 1 में डेवलप्ड नेशंस थे और इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशंस थी, और इन दोनों ही के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू मिटिगेट द एमिशंस। Annex 2 में डेवलप्ड नेशंस तो थे, बट उनके ऊपर जिम्मेदारी रख दी गई थी बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल असिस्टेंस दैट दे हैड टू प्रोवाइड टू इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशंस टू मिटिगेट देयर एमिशंस। देन Annex B में वो वाले डेवलप्ड नेशंस रखे गए थे जो 2013 से 20 के टेन्योर में नए सेट ऑफ टारगेट्स को अचीव करने वाले थे, ठीक है। सेकंड फेज़ ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल टारगेट्स जो अचीव करने वाले थे डेवलप्ड नेशंस, उनको रखा गया था Annex B में, एंड दीज टारगेट्स और बाइंडिंग माइंड यू, ठीक है। फिर नॉन Annex 1 मतलब Annex 1 में जो देश नहीं आ रहे हैं और जिनके ऊपर कोई भी लीगली बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है रिगार्डिंग एमिशंस, तो वो नॉन Annex 1 देश में लिस्ट में चले जाएंगे। और फाइनली लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कोई भी लीगली बाइंडिंग टारगेट्स नहीं रखे गए थे। तो ये 5 जो हैं क्योटो प्रोटोकॉल को थोड़ा डिटेल में देखने पे पता चलता है। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल में 3 और इंटरनल टेक्निकल मैकेनिज़म्स थे, जैसे कि इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, फिर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये 3 पॉइंट्स और रिलेटेड हैं क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है। अब इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग में क्या होता है कि कार्बन क्रेडिट्स वेयर 1 credit is equal to 1 ton of carbon dioxide which is traded on the multi commodity exchange platform, ठीक है, right। so that is international emission trading। then clean development mechanism, पहले मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से जुड़ी हुई कोई अगर कार्बन ट्रेडिंग यूनिट है, सो दैट इज़ CER, दैट इज़ कार्बन एमिशन रिडक्शन यूनिट। अभी के लिए रट लो, बाद में काम आएगा। फिर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी हुई अगर कोई कार्बन ट्रेडिंग यूनिट है तो दैट इज़ एमिशन रिडक्शन यूनिट, ठीक है, राइट। तो अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या होता है, कॉम्पेंसेटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बाय डेवलप्ड नेशंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू मिटिगेट देयर एमिशंस, एक लाइन में, ठीक है। फिर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में 2 डेवलप्ड नेशंस मिलकर कोलैबोरेट करते हैं टू कंसेप्चुअलाइज एंड इन्वेंट अ न्यू सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो so 2 developed nations jointly undertake a project or investment in each other for sustainable energy projects, so that is joint implementation, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने बता ही दिया कि CER या Certified Emission Reduction, this is related to Clean Development Mechanism, whereas Emission Reduction Unit or ERU is related to joint implementation. RMU is also related to joint implementation, that is Removal Unit by Reforestation, Removal Unit by Reforestation, फुल फॉर्म याद कर लो, इंपॉर्टेंट है।
फिर इंडियाज़ इनिशिएटिव देखा जाए तो 2008 में इंडिया ने अपने नेशनल एक्शन प्लान्स निकाले थे फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो उसमें जो जो हैं वो देख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम बिकॉज ये अलग मिनिस्ट्रीज़ में है। तो वो नेशनल एक्शन प्लान ऑन हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज, ये दोनों हमेशा याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक देखता है इन दोनों एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा इनका है, ठीक है। फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विल बी इंस्ट्रूमेंटल। और इसके अलावा स्कीम्स जैसे अटल भूजल योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन और नीम कोटेड यूरिया फॉर फर्टिलाइजर्स, तो सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह, ये सब आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लिख सकते हैं। नेशनल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट में अमरूद के बारे में लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम, मेरे ख्याल से इसमें वो भी आ जाएगा, फास्टर अडॉप्शन ऑफ मोबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, दैट इज़ फेम बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो वो सस्टेनेबल हैबिटेट में जाएगा। फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन ग्रीन एनर्जी में यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत एक सब मिशन आता है, नेशनल मिशन ऑन सी बकथॉर्न। इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज लद्दाख गोल्ड। सी बकथॉर्न इज़ बेसिकली लेह बेरी, लेह में कोई एक बेरी फल टाइप का मिलता है, उसको सी बकथॉर्न बोलते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लद्दाख गोल्ड बिकॉज ये डेजर्टिफिकेशन प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन को चेक करता है, ठीक है, फिक्सेस नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल, तो इसलिए इसको लद्दाख गोल्ड कहते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी मदद करता है। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत सी बकथॉर्न के बारे में भी लिखना है। देन नेशनल एक्शन प्लान ऑन वाटर कंजर्वेशन, तो इसमें क्या काम करना चाहिए, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ वाटर बना दो, ठीक है, या बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड रिवर वाटर सोर्स मैनेजमेंट, बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर सोर्स मैनेजमेंट का काम कर दो। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज़ इंस्ट्रूमेंटल। अब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं सच एस वोल्टास वगैरह, तो क्या करेंगे, देखो वोल्टास अगर 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी वाला एयर कंडीशनर बनाएगा तो सरकार उसको, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर उसको एक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट दे देगा एज अ रिवॉर्ड। और फिर उस एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट से अगर कभी बाई चांस वोल्टास एंड्स अप मेकिंग अ लेसर एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर, जिस पे उसको कुछ पेनल्टी वगैरह लगी, तो उस एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट से वो ऑफसेट कर सकता है पेनल्टी को, या फिर वोल्टास से वो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट कोई और कंपनी खरीद सकती है विच इज़ नॉट वेरी मच एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स आर प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अंडर द परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड मैकेनिज्म लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। उसी तरह से 2011 का उजाला स्कीम है ये, ठीक है, और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज़ का स्टार लेबलिंग प्रोग्राम है, ये भी बॉडी जो है BEE, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आती है। दैन नेशनल एक्शन प्लान ऑन सोलर एनर्जी, तो इंडिया का टारगेट है कि 100 गीगावाट बनाएंगे सोलर पावर से, जिसमें कि 40 रूफटॉप से बनेगा और 60 गीगावाट सोलर पावर प्लांट से बनेगा। इसके अलावा बाई डायरेक्शनल मीटर्स का इस्तेमाल करेंगे और नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये इंडिया के 8 नेशनल एक्शन प्लान्स हैं। द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज विल ओवरसी द ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्लीमेंटेशन, टाइमिंग and monitoring evaluation criteria which are finally submitted to the Prime Minister's Council, which periodically reviews all action plans of all ministries। तो फाइनल जो मॉनिटरिंग या फाइनल बॉडी कौन है जिसको सबमिट किया जा रहा है, PM काउंसिल, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज विल ओवरसी द ऑब्जेक्टिव्स, मेक रिपोर्ट्स एंड फाइनली सबमिट टू द PM काउंसिल विच पीरियोडिकली रिव्यूज़ ऑल द एक्शन प्लान्स ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज़। इंडियन लेवल पे देखो ये एक फ़ंड है, नेशनल अडेप्टेशन फ़ंड, इसको याद रखना कि ये नाबार्ड का फ़ंड है। द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020, ये वही है, फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का उज्ज्वला योजना है, 1600 रुपये का सपोर्ट देते हैं वाइल प्रोवाइडिंग न्यू LPG कनेक्शंस टू 5 करोड़ हाउस होल्ड्स फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। इसमें सनसेट क्लॉज है, 3 ईयर्स, हमेशा के लिए नहीं था ये। फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया था टू कट डाउन द पार्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर बाय 20 to 30% बाय 2024। तो ये इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स देख लिए एंड में, ठीक है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल को डिटेल में देख लिया, और
ये ग्लासगो वाली समिट में इंडिया के क्या पंचामृत कमिटमेंट्स थे वो भी देख लिया, और पेरिस एग्रीमेंट देख लिया। अब इसके बाद अगला जो है कन्वेंशन ऑन पोल्यूटेंट्स, ये अब अगले लेक्चर से देखते हैं।